नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वह 67वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को लेकर के है। आज से हम लोग जो 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज बाय सीरीज आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। आज के सीरीज में जो प्रश्न करवाने वाले हैं ये आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, यानी कि यह जो हमारा सीरीज होगा वह क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे लिखना है, भूमिका कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, मेन बॉडी पार्ट को कैसे लिखना है, ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएगी और ये हमारे द्वारा यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क लाई जाएगी। तो ये देखिएगा, 67वीं बीपीएससी मेंस आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज है। ये सीरीज संख्या 1 है। ऐसे ऐसे कई सीरीज आपके मेंस एग्जाम तक लाए जाएंगे और उम्मीद है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमने प्रश्न शामिल किया है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सब भी इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप कंप्लीट तो कर लिए होंगे, लेकिन आपका क्या मेथड होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, उसको लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आज की इस हमारे क्वेश्चन सीरीज का प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि क्या है। आज का प्रश्न है प्राकृतिक कृषि क्या है, जिसे आप लोग नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। प्राकृतिक कृषि क्या है, देश में वर्तमान कृषि संकट से निपटने में प्राकृतिक कृषि के महत्व पर चर्चा कीजिए। अब आपके ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न को आपको कैसे लिखना है, कितने पार्ट में सबसे पहले इस प्रश्न को बांटा जाएगा और सारे पार्ट पर बांट करके सारे पहलुओं पे चर्चा करके आप अपने आंसर को लिखेंगे। अब प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में आप हालिया संदर्भ में देखिएगा कि हाल ही में जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक की गई है प्राकृतिक कृषि को लेकर के ही, और उन बैठक में तमाम सारी बातें की गई है। एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, किसानों को सैनिटाइजिंग करने के लिए कई सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इन सभी पहलुओं को हम देखेंगे और करेंट डाटा के साथ देखेंगे, जो कि मैंने अभी बताया कि हाल ही में इसका जो है नई दिल्ली में बैठक हुई है। तो इस करेंट डाटा के साथ में हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग भी दे दिया है। ये आपका प्राकृतिक कृषि है, नेचुरल फार्मिंग है। अब देखिए आपका आंसर कैसा होना चाहिए, मतलब इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे, और आप सभी वीडियो को देखने के बाद खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका उत्तर का क्या भाग होना चाहिए, उत्तर का आपका पार्ट क्या होगा, पार्ट ऑफ आंसर। आप अपने आंसर में इस प्रश्न में किन किन चीजों को समाहित करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न के पहले ही भाग में पूछा गया था कि प्राकृतिक कृषि क्या है, यानी कि पहले भाग में आप प्राकृतिक कृषि की परिभाषा दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है उल्टा पुल्टा परिभाषा देना, कोई जरूरी नहीं है क्लिष्ट परिभाषा देना, जटिल शब्द का प्रयोग करना, कोई जरूरी नहीं है। आपके प्रश्न पर लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे, तो आप बिल्कुल सरल भाषा में भी आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, प्राकृतिक कृषि की परिभाषा, सबसे पहले भाग में आप प्राकृतिक कृषि की परिभाषा देंगे, यानी कि यहां से आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। इसी को आप भूमिका भी कह सकते हैं, मतलब भूमिका में आपको प्राकृतिक कृषि के बारे में बताना है कि प्राकृतिक कृषि क्या है ना। कई बार देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट उसको हिट करने की कोशिश कीजिए, अलग से कुछ भूमिका लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राकृतिक कृषि क्या है, आप भूमिका में प्राकृतिक कृषि को समझा दीजिए, डायरेक्ट टच करिए क्वेश्चन को, बात बनाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे जब आप प्राकृतिक कृषि की परिभाषा दे देंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा है क्या है, तो क्या है में सिर्फ परिभाषा देने से काम नहीं चलेगा, इसके सारे पहलुओं की चर्चा करनी होगी। क्योंकि क्या है, व्हाट इज,
तो सिर्फ डिफिनेशन नहीं मांगा गया है आपसे, सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे। मतलब आप परिभाषा देंगे, परिभाषा के साथ आप इसके उद्देश्य को लिखेंगे, आखिर प्राकृतिक कृषि के उद्देश्य क्या हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक कृषि के जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, इनके जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में लिखना है कि प्राकृतिक कृषि के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कृषि से लाभ क्या क्या होगा, क्या क्या इनसे लाभ होने को है, उनको लिखिएगा। फिर आप देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप इनकी चुनौतियों को लिखेंगे कि प्राकृतिक कृषि को सरकार बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन वर्तमान में इसको लेकर के कई सारी चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को आप शामिल कीजिएगा। अब जैसे ही आप चुनौतियों को लिखेंगे तो इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इस प्रयास को लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक निष्कर्ष लिख करके अपने आंसर को समाप्त करेंगे। आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको पहले पार्ट में क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा यानी कि डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक कृषि आप समझ ही रहे होंगे, नेचुरल फार्मिंग। देखिएगा, प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त कृषि और पशुधन आधारित कृषि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल एक शब्द में प्राकृतिक कृषि मतलब कि रसायन मुक्त कृषि, पीड़कनाशी मुक्त कृषि, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पीड़कनाशी या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो आपकी प्राकृतिक कृषि है। मतलब ये मूल रूप से प्रकृति पर आधारित होती है। ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जिसे आप लोग ZBNF कहते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको भी आपको शामिल करना होगा, क्योंकि इसी का ये एक पार्ट है। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती भारत में प्रचलित कृषि के प्रमुख पद्धतियों में से एक है। भारत में जितनी भी कृषि की प्रमुख पद्धति प्रचलित है, उनमें से जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती है वह एक प्रचलित रूप से आप कह सकते हैं पद्धतियों में से एक है। इसे मूल रूप से कृषक और पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा, सुभाष पालेकर और अपने साथ उनके साथ कई कृषकों द्वारा मिलकर के 1990 के दशक में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और गहन सिंचाइयों द्वारा जो संचालित हरित क्रांति के विकल्प के रूप में विकसित किया गया। आप देखिएगा कि जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में क्या किया गया, बहुत बड़े पैमाने पे उर्वरकों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खेती को अधिक बढ़ावा दिया गया, उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया गया। इसी के विकल्प के रूप में सुभाष पालेकर ने 1980 के दशक में क्या किया, जो हरित क्रांति अपने चरमोत्कर्ष पे थी, उसी के विकल्प के रूप में एक प्राकृतिक खेती, जिसे आप नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, वह एक विकल्प के रूप में लाने का प्रयास किया। तो आप इतना चीज भूमिका में लिख सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उद्देश्य को समझा दीजिए कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो प्राकृतिक खेती का उद्देश्य क्या है, उपज में सुधार लाना, जो उपज है उस उपज में सुधार लाना। दूसरा क्या है, तो बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। अगर प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उससे जो उपज होगा, जो फसलें उपजेगी, वह क्या होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे होंगे, पोषक तत्वों से भरपूर होंगे, क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशियों या रासायनिक उर्वरकों से प्रयोग से उत्पादित किए गए फसल क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य को परिभाषित कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। जीवन प्रत्याशा दर घट रही है, लोगों की जीने की आयु घट रही है, तरह तरह की नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और इनका एक महत्वपूर्ण कारक ये हो सकता है कि फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में, किसान कम समय में अधिक फसल उत्पादन करने के लिए बहुत ही खतरनाक रसायनों का प्रयोग करते हैं, वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। लगातार समाचार अखबार पत्रों में ये घटनाएं सामने आती है। तो इससे क्या होगा कि बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। जब रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का प्रयोग करना बंद होगा तो इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा और बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। लागत में कमी है। एक और जब आप रासायनिक कृषि करते हैं तो रासायनिक कृषि में जो उर्वरक होते हैं बहुत महंगे होते हैं, पीड़कनाशी बहुत महंगे होते हैं, जिससे किसानों को फसल उत्पादन की लागत में अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। लेकिन वहीं प्राकृतिक कृषि में देखिएगा तो यहाँ पे लागत की बहुत कम
आप देख सकते हैं अनुमान है। बहुत कम लागत में आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण होगा। जब आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, पीड़कनाशी करते हैं, तो आसपास के वातावरण भी जहरीले हो जाते हैं, जिसका प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। तो पर्यावरण संरक्षण में भी सुधार हो सकता है। किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। किसान की जब लागत कम होगा तो वो कम जो है लागत में अधिक वस्तु बेचेगा और खरीदने वालों की संख्या भी अधिक होगी, तो किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। फिर क्या होगा, रोजगार में सृजन होगा। साथ ही साथ जो सिंथेटिक रासायनिक है उसके प्रयोग की समाप्ति हो जाएगी। मृदा स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करना। जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन घटते जा रही, इतने सारे रासायनिक उर्वरक प्रयोग किए जा रहे हैं, इतने ज्यादा मृदा का दोहन किया जा रहा है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, उपजाऊ क्षमता कमजोर हो रही है। तो अगर प्राकृतिक खेती किया जाए तो इसमें क्या होगा कि मृदा के स्वास्थ्य को फिर से एक जीवंत प्राप्त होगा, यानी कि मृदा स्वास्थ्य को जीवंत किया जा सकता है। तो ये इनके उद्देश्य को आप इस तरीके से शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि प्राकृतिक कृषि के महत्वपूर्ण अवयव, प्राकृतिक कृषि के महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से हैं, तो देखिएगा पहला, इसके दो महत्वपूर्ण अवयव हैं। पहला है जीवामृत और दूसरा है बीजामृत। ये दो महत्वपूर्ण अवयव हैं, जीवामृत और बीजामृत। देखिएगा जीवामृत क्या है, तो जीवामृत को समझिए क्या है। देखिए जीवामृत क्या है, तो जीवामृत में देखिएगा क्या है कि रासायनिक उर्वरक के बजाय कृषि भूमि पर गाय के गोबर और गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, पानी तथा मिट्टी के बने जीवामृत नामक घोल का प्रयोग किया जाता है। जीवामृत क्या है, जो आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, यूरिया, फास्फेट, नाइट्रोजन वगैरह, उसके स्थान पर गाय का गोबर, गाय का मूत्र, चने की दाल का जो भूसी है या फिर अन्य जो भी खरपतवार नाशी है उनसे जो बनाया गया आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन है, उसी को जीवामृत नामक घोल में प्रयोग किया जाता है। उसे एक जीवामृत नामक घोल का प्रयोग किया जाता है और उसी को कृषि में प्रयोग किया जाता है। यह एक किण्वन माइक्रोबियल कल्चर है। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्या है फिर जीवामृत में, यह मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों व केचुओं की गतिविधि को बढ़ावा देती है। आप जानती हैं केचुआ जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, ये उनकी संख्या में भी वृद्धि करता है, के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक एजेंट मतलब आप समझ सकते हैं बढ़ाने का काम करता है। रासायनिक प्रयोग से क्या होता है कि जो केचुए होते हैं, जो लाभदायक केचुए भी होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक कृषि में जो जीवामृत का प्रयोग किया जाता है उसमें केचुओं की गतिविधि को बढ़ावा मिलता है और ये उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं क्या है बीजामृत। बीजामृत के तहत आप देखेंगे कि बीज के उपचार के लिए, बीजामृत मतलब बीज के उपचार के लिए बीजामृत नामक एक मिश्रण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो बीज हैं, जो बीज का कम विकास हुआ हो या सड़ गल जाते हैं, बहुत ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं, तो इसके उपचार के लिए बीजामृत नामक एक मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जिसमें नीम के पत्ते और लुगदी, तंबाकू तथा हरी मिर्च का उपयोग कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। मतलब बीजामृत में नीम के पत्ते आप देख सकते हैं, लुगदी, तंबाकू, हरी मिर्च इत्यादि को मिला करके बनाया जाता है जो कीट प्रबंधन में काम आते हैं। तो ये दो आपका था इनके प्रमुख अवयव, जीवामृत और बीजामृत, जो प्राकृतिक कृषि के महत्वपूर्ण अवयव हैं। अब ये देखिएगा प्राकृतिक कृषि से लाभ। प्राकृतिक कृषि से लाभ क्या क्या है तो आप आराम से समझ गए होंगे। सबसे पहली बात तो मिट्टी की स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। मिट्टी के स्वास्थ्य को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। जहां एक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन पर दिन घट रही है, अब उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण भी बेहतर होगा। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पशु कल्याण सुनिश्चित होगा। प्राकृतिक संसाधनों पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद है विविधता को बनाए रखा जाएगा। खाद्य उत्पादन में भी
वृद्धि होगी, स्वास्थ्य जोखिम कम होगा। स्वास्थ्य जोखिम कम होगा मतलब जो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं जिनसे लेकर के स्वास्थ्य जोखिम वगैरह ये सब कम होगा। सिंथेटिक रसायन का प्रयोग कम होगा और किसान की आय में वृद्धि होगी। ये प्राकृतिक कृषि के महत्वपूर्ण लाभ है। आप चाहें तो इसे और भी, हमने बस की पॉइंट को शामिल किया है, ठीक है, हमने की पॉइंट को शामिल किया और हमारा मेंस में प्रयास यही रहता है, बस आप सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, की पॉइंट को पकड़ लीजिए, बाकी आप उसे शब्द में लिख दीजिए। इसलिए मैंने आपको टू द पॉइंट, की पॉइंट के रूप में समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप चाहें तो इसे लैंग्वेज में समझाकर लिख सकते हैं। अब चुनौतियां क्या क्या है वर्तमान में प्राकृतिक कृषि को लेकर के, तो देखिएगा वैज्ञानिक आंकड़े का अभाव है। सबसे पहले बात कि वैज्ञानिक आंकड़े का अभाव, कोई भी स्पष्ट वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अवसंरचना एवं निवेश की भारी अभाव है, अवसंरचना की भी कमी है। दूसरी बात कि निवेश का भी बहुत बड़ा यहां पे आपको कमी देखने को मिलेगा, प्राकृतिक खेती पर निवेश ना के बराबर किया जाता है। सरकार की भी यहां पे उदासीनता देखने को मिलती है। उसके बाद देखिएगा जनसंख्या वृद्धि, जिस प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो लोगों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में किसान जो है कम समय में अधिक वस्तु उत्पादन करना चाहती है, जिसमें उनका जो झुकाव होता है वो रासायनिक उर्वरकों की ओर अधिक होता है। ज्ञान का अभाव है, किसानों में ज्ञान का भी अभाव है, वो प्राकृतिक कृषि कैसे करे क्या नहीं करे, उनमें स्वास्थ्य संबंधित क्या समस्याएं हैं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग संबंधित, तो यहाँ पे ज्ञान का भी किसानों का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग किसान जो होते हैं वो अनपढ़ नहीं होते हैं। पशु बल में भी वृद्धि, तो ये सभी वर्तमान की चुनौतियां हैं जो प्राकृतिक कृषि को लेकर के है। अब सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रयास जो हाल ही में किया गया, अब यहां से आप करंट डाटा लिखना शुरू करिएगा। तो हाल ही में देखिएगा मैंने यहां पर लिखा है, हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक की गई है प्राकृतिक कृषि को लेकर के, और इसी बैठक में आप देखिएगा कि NMNF पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, http://naturalfarming.gov.in वेबसाइट की शुरुआत किया गया है, जहां पर पंजीकरण से लेकर के सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध होगी प्राकृतिक कृषि को लेकर के। और यह हाल ही में नई दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और उनके अन्य सहयोगी मंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो करेंट डाटा आप यहां से लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस बैठक में यह भी बताया गया कि दिसंबर 2021 से, एकदम लेटेस्ट करेंट, दिसंबर 2021 से 17 राज्यों में 4.8 लाख हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक कृषि के तहत लाया गया है। मतलब दिसंबर 2011 से अभी तक 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक कृषि के तहत लाया गया है, मतलब उसको प्राकृतिक कृषि में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। उसके बाद देखिएगा क्या है, साथ ही साथ इसी बैठक में आप देखिएगा नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी, इसी में किसानों को सैनिटाइजेशन और प्रशिक्षण के लिए लगभग 23,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मतलब किसानों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेन किया जाए, इसको लेकर के 23,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और साथ ही साथ देखिएगा कि 4 राज्यों में गंगा नदी के किनारे 1.48 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक कृषि करने को लागू किया गया है। गंगा नदी के किनारे देखिएगा 4 राज्यों में 1.48 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक कृषि को लागू किया गया है। उसके बाद 2015-16 में देखिएगा कि परंपरागत कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी। 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे PKVY शुरुआत की गई थी, यह भी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। फिर आप देखिएगा कि 2020-21 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP का शुभारंभ किया गया है, जो इसी का उपयोजना, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना का ही ये एक उपयोजना है। इसी के उपयोजना के रूप में 2020-21 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP प्रारंभ किया गया। यह भी एक सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण योजना है। उसके बाद देखिएगा 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 44.9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भी आप शामिल कर सकते हैं करंट। तो ये सारे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और इतना डाटा आपके लिए काफी है। इतना डाटा आप लिख लीजिएगा। तो सरकार के द्वारा जो क्या प्रयास किए जा रहे हैं
उन्हें आप इसे शामिल कर सकते हैं। अब वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं प्राकृतिक कृषि को लेकर के, तो हमने आपको बता ही दिया कि क्या क्या वर्तमान में संकट है। अब संरचना का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, किसानों के पास आय में कमी है, ये सारी चीजें है इसमें वर्तमान में चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सरकार इतने सारे कार्य कर रही है। लेकिन फिर भी इतने सारे सरकार के कार्यरत होने के बावजूद, मतलब सरकार द्वारा इतने योजनाओं को लाने के बावजूद भी प्राकृतिक कृषि की ओर, अब यहाँ पे थोड़ा सी आलोचना आप कर सकते हैं अपने निष्कर्ष में, फिर भी सरकार के द्वारा जो इतने प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी किसानों के प्रति जो है प्राकृतिक कृषि को लेकर के थोड़ी सी उदासीनता है। अभी भी किसान जो है वो अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करते हैं और रासायनिक कृषि को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे कम समय में अधिक फसल उत्पादन करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार को इसके तहत किसानों को और भी जागरूक करना होगा, किसानों को और सब्सिडी देना होगा, उसे आर्थिक पैकेज के रूप में मदद करनी होगी, जिससे किसान जो है प्राकृतिक खेती को अपनाने में अग्रसर हो सके और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। तो आप ये निष्कर्ष में शामिल कर सकते हैं अपने सुझाव के रूप में, और इससे बेहतर भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये आपका मेन आज का जो क्वेश्चन था, यानी कि उसका एक आंसर मैंने जो की पॉइंट है, जो फैक्ट है, इस फैक्ट को मैंने आपके सामने रखा और इस फैक्ट को आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, अपने आंसर में प्रयोग कर सकते हैं। और आप सभी आज के इस क्लास के बाद इस प्रश्न को अपने से खुद से एक बार लिखने का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि कृषि सेक्टर जो है वह बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा से एक क्वेश्चन यहां से कृषि सेक्टर से पूछा जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, और ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सीरीज में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट है जो आपके मेंस एग्जाम तक करवाए जाएंगे, है ना। यूट्यूब में मेंस को लेकर के कोई भी मेंस कार्यक्रम नहीं कराया जाता है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये आपको जो है 50 क्वेश्चन का हमारा सीरीज होगा, और इसी तरीके से महत्वपूर्ण सीरीज होंगे, है ना। और सभी जितने भी सीरीज होंगे वो आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनसे होंगे, हिस्ट्री वगैरह से नहीं होंगे। मॉल कला, पार कला, ये सब नहीं करवाएंगे, ये सब आप खुद कर लिए होंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगले क्लास में हम सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में लेकर के आएंगे कि सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं अभी चलाई जा रही है, उनमें से महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उस इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, है ना, जैसे अग्निपथ योजना है और भी बहुत सारी योजना है, उन सभी योजनाओं को मैं बारी बारी से क्वेश्चन के माध्यम से लेकर के आऊंगा। और ये आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज ही है, और जो हमारा टारगेट है ये आपके मेंस एग्जाम तक 50 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपको करवा दूं, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा, ज्यादा क्लास लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि समय आपके पास अभाव है, ज्यादा आपको समय भी नहीं देना है। तो इसलिए हमारा क्लास जो रहेगा मैक्सिमम 30 मिनट का रहेगा, 30 से 35 मिनट का रहेगा ये हमारा आंसर राइटिंग सीरीज, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और ये यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप लोग जितना शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।